हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं अंगद सिंह अवाना आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंगद पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारी उत्तराखंड की सीरीज़ चल रही है। सबसे पहले हम प्राचीन उत्तराखंड को जान रहे हैं। इसी में आज हम तृतीय इस वीडियो लेक्चर में 3 राजवंशों को जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कुनिंद राजवंश के बारे में, ठीक है। कुनिंद राजवंश के बारे में जानेंगे, फिर हम पौरव राजवंश के बारे में जानेंगे और उसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में जानेंगे। तो इन 3 राजवंशों को आज हम फाइनल करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। और जितने मेरे साथी ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वे आइडिया लगा पाएंगे कि इन 3 राजवंशों से कितने प्रश्न पूछे हैं। यूके ट्रिपल एससी ने भर भर कर प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। यूके ट्रिपल एससी की यदि मैं बात करूं तो कुनिंद राजवंश से, पौरव से और कार्तिकेयपुर राजवंश से तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इग्नोर नहीं कर सकते इन राजवंशों को, देखना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इनके बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। कुनिंद राजवंश। सबसे पहले इस राजवंश का नाम व परिचय देख लेते हैं। देखिए, कुनिंद को कुनिंद भी कहा जाता है, कुलिंद भी कहा जाता है और पुलिंद भी कहा जाता है। ये तीनों एक ही राजवंश के नाम हैं, ठीक है। समय के साथ बस ये थोड़े थोड़े बदलते चले गए। सबसे पहले पुलिंद कहा जाता था, फिर कुलिंद कहा जाने लगा और फिर कुनिंद कहा जाने लगा। यहाँ आप देख सकते हैं शुरुआती साक्ष्यों में पुलिंद नाम का अधिक उल्लेख मिलता है, ठीक है। आर्यों का इन्हें वंशज माना जाता है और वराह मिहिर ने कुनिंदों को द्विजमुख कहा है। क्या कहा है? द्विजमुख कहा है, ठीक है। उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति तथा पहला राजवंश पुलिंद है। एक ऐसा राजवंश जो राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा, ऐसा पहला राजवंश कुलिंद ही था। तो उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति तथा पहला राजवंश कौन है? पुलिंद है बच्चों, ठीक है। और ये जो पुलिंद शब्द है ये एक संस्कृत का शब्द है, ठीक है। पुलिंद कैसा शब्द है? एक संस्कृत का शब्द है और पुलिंद का जो अर्थ होता है वह होता है जंगली, ठीक है। आगे हम जान लेते हैं, कुनिंद काल को किरात काल भी कहा जाता है, ठीक है। कुनिंद काल को किरात काल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, हमें साक्ष्य कहाँ से पता चलते हैं, जानकारी कहाँ कहाँ से पता चलती है कुनिंद राजवंश की? तो रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफी, व्रत संहिता से हमें जानकारी मिलती है। महामयूरी नामक बौद्ध ग्रंथ से भी हमें कुनिंद राजवंश की जानकारी मिलती है। पराशर संहिता से भी हमें कुनिंद राजवंश की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त कुछ अभिलेख हैं, जैसे भरूत अभिलेख, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है, मथुरा अभिलेख जो उत्तर प्रदेश में है और कालसी अभिलेख जो उत्तराखंड में है, कालसी में, देहरादून जनपद में। यहाँ से इन सभी से क्या है, कुनिंद राजवंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कुनिंदों के या पुलिंदों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। महाभारत के सभा पर्व एवं वन पर्व में कुलिंद शासक सुबाहु का वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक शासक हुए हैं सुबाहु, ठीक है। इन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध किया था जब महाभारत का युद्ध हुआ था। तो सभा पर्व एवं वन पर्व में कुलिंद शासक सुबाहु का वर्णन मिलता है। और सुबाहु की जो बच्चों राजधानी थी वह थी श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर थी, ये आप याद रखोगे। यदि समयकाल की बात की जाए, किन के समयकाल की? कुनिंद के समयकाल की, तो 1000 ईसा पूर्व से 200 से 300 ईस्वी तक इनका शासन रहा, यानी लगभग 1200 वर्ष तक उत्तराखंड पर इन्होंने शासन किया। राजधानी की बात करें तो श्रीनगर इनकी राजधानी रही है। श्रीनगर, गढ़वाल का श्रीनगर इनकी राजधानी रही है। कालकूट, कालकूट कालसी को ही कहा जाता है, यहाँ भी इनकी कुछ समय तक राजधानी रही है। और वेहट, इसे बेहट भी कहा जाता है, जो कि सहारनपुर में है, तो यहाँ भी इनकी राजधानी रही है। इस शासन का नहीं, इस वंश का, ठीक है, इस वंश का सबसे बड़ा जो सबसे प्रतापी शासक था वह था अमोघभूति। इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था बच्चों? अमोघभूति था। और अमोघभूति ने सिक्कों में खरोष्टी लिपि में क्या लिखवाया हुआ था? तो इसने लिखवाया हुआ था कुनिंदस्य अमोघभूति महाराजस्य, ठीक है। ये किसने लिखवाया हुआ था? ये लिखवाया था अमोघभूति ने, ठीक है, अपने सिक्कों में।
और अमोघ भूति के सिक्के कौन सी लिपि में लिखे हुए थे? खरोष्टी लिपि में लिखे हुए थे। ये आपको पता होना चाहिए और इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं बच्चों कि अमोघ भूति के सिक्के की लिपि क्या थी, ठीक है, या कुनिंद राजवंश के सिक्कों की लिपि क्या थी। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए खरोष्टी लिपि थी, ठीक है। कुनिंद राजवंश की मुद्राएं विभिन्न स्थानों से मिली हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर से मिली हैं। उत्तराखंड के अलावा भी हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से भी इनकी क्या मिली है? मुद्राएं मिली हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड के कुछ ऐसे क्षेत्र देख लेते हैं जहां से इनकी मुद्राएं मिली हैं। तो उत्तराखंड का एक क्षेत्र है सुमाड़ी और एक है अठूर खांड ग्राम, ठीक है, तो ये टिहरी में पड़ता है। यहाँ से भी क्या मिली है? कुनिंद राजवंश मुद्राएं मिली है। एक है थत्यूड़, थत्यूड़ जो स्थान है वो टिहरी में है, यहाँ से भी कुनिंद राजवंश की मुद्राएं मिली है। साथ ही साथ अल्मोड़ा से कुनिंद राजवंश की मुद्राएं मिली हैं। देवढुंगा उत्तरकाशी में है, यहाँ से कुनिंद राजवंश की मुद्राएं मिली हैं। और कत्यूर घाटी बागेश्वर से भी कुनिंद राजवंश की मुद्राएं मिली हैं। इसके साथ में हिमाचल प्रदेश से अगर हम देखें तो चाकर, हमीरपुर, ज्वालामुखी, मंडी, तत्ता मेवा, इन स्थानों से कत्यूर, ये कुनिंद राजवंश, सॉरी कत्यूर बोल दिया, कुनिंद राजवंश की क्या मिली हैं? मुद्राएं मिली हैं। इन सिक्कों को 3 भागों में बांटा गया है, अल्मोड़ा, अमोघ भूति तथा चत्रेश्वर प्रकार की में विभाजित किया गया है। ये जो बच्चों कुनिंद राजवंश की जो मुद्राएं मिली हैं इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है अल्मोड़ा मुद्रा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, ठीक है। नंबर 2 है अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। नंबर 3 है चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। और ये जो चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है इसे अनाम प्रकार की मुद्रा भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। हालांकि मुझे अल्मोड़ा लिखना चाहिए था, लेकिन चलिए अल्मोड़ा में थोड़ा सा हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने नोट्स में सबसे पहले अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा लिख दी है। अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो चांदी व तांबे से निर्मित हैं, यानी चांदी भी है उनमें और तांबे से मिश्रित हैं और मिश्रण बना के निर्मित किया गया है। अगर लिपि की बात करें, अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्रा है उसकी 2 प्रकार की लिपि हमें देखने को मिलती है। ब्राह्मी लिपि भी देखने को मिलती है और खरोष्टी लिपि भी देखने को मिलती है। ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों ही लिपियों में हमें अमोघ भूति प्रकार की क्या देखने को मिलती है? मुद्रा देखने को मिलती है, ठीक है जी। आकृति की यदि बात करें, इन मुद्राओं में क्या क्या आकृतियां पाई गई हैं? तो नारी या फिर देवी की मुद्रा इसमें पाई गई है, मृग की मुद्रा पाई गई है, चक्र की मुद्रा पाई गई है, नाग की मुद्रा पाई गई है, स्वास्तिक की मुद्रा पाई गई है। तो ये इतनी मुद्राएं अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा से आकृति पाई गई हैं। इतनी आकृतियां अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा से पाई गई हैं, ठीक है। अब ये अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं कुनिंदों की अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा जो थी बच्चों वो तांबे और चांदी की मिक्स थी, ठीक है। इसमें जो मिलावट थी वो तांबे की और चांदी की दोनों की थी, ठीक है। ब्राह्मी लिपि से लिपिबद्ध है, इसमें खरोष्टी लिपि नहीं लिखी हुई है। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है वह केवल ब्राह्मी लिपि से लिपिबद्ध है, यानी उसमें केवल ब्राह्मी ही लिपि हमें देखने को मिलती है। अब तक ऐसे 58 सिक्के प्रकाश में आ चुके हैं, यानी अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्रा है इसके 58 सिक्के अब तक पाए जा चुके हैं, ठीक है। और इन 58 सिक्कों में 8 कुनिंद शासकों के नाम उल्लिखित हैं। और कौन कौन से में शासक हैं? शिवदत्त, हरदत्त, शिवपालित, शिवरक्षित, गौमित्र, विजयभूति, भगभत्स और आशेक। ये इतने प्रकार के राजाओं के नाम, 8 राजाओं के नाम हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा से हमें देखने को मिलते हैं। और ये राजा कौन से राजवंश से संबंधित है? तो कुनिंद राजवंश से संबंधित है। और ये जो सिक्के मिले हैं बच्चों ये 2 आकारों में मिले हैं, 2 आकारों में। और इन 2 आकारों को भी 4 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है, क्योंकि सिक्के एक जैसे नहीं है। किसी सिक्के में किसी राजा का नाम है, किसी सिक्के में किसी राजा का नाम है, तो उसी प्रकार इन्हें 4 प्रकारों में बांट दिया गया है। अगर हम प्रथम प्रकार के सिक्के की बात करें, ठीक है, कुछ सिक्के प्रथम प्रकार में आते हैं, तो प्रथम प्रकार की यदि हम बात करें तो इसमें शिवदत्त, हरदत्त तथा गोमित्र के बड़े आकार के सिक्के मिलते हैं। ये जो प्रथम आकार है इसका बड़ा आकार है थोड़ा, ठीक है, और इसमें शिवदत्त, हरदत्त तथा गोमित्र नामक शासकों के नाम आए हैं या उल्लेखित है, ठीक है। द्वितीय प्रकार का जो अल्मोड़ा मुद्रा का सिक्का मिलता है उसमें मानवाकृति अंकित है, शिवपालित के ये सिक्के हैं और
ये इस द्वितीय प्रकार में सम्मिलित किए गए हैं। द्वितीय प्रकार में एक तो हमें मानवाकृति अंकित दिखाई देती है, यानी मानव दिखाई देता है द्वितीय प्रकार में। और ये कौन से राजा से संबंधित है? द्वितीय प्रकार के सिक्के शिवपालित से संबंधित हैं, और ये शिवपालित के सिक्के द्वितीय प्रकार में शामिल किए गए हैं हमारे बुद्धिजीवियों के द्वारा। तृतीय प्रकार की यदि मुद्रा की हम बात करें तो इस प्रकार में विजयभूति के सिक्कों को रखा गया है। ठीक है, विजयभूति के सिक्कों को रखा गया है। सिक्कों में अंकित है रय विजयभूति। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब विजयभूति नामक जो शासक हैं, इनका नाम तृतीय प्रकार की मुद्रा में हमें देखने को मिलता है, तृतीय प्रकार के सिक्के में हमें देखने को मिलता है। और सिक्के पर क्या लिखा हुआ है? रय विजयभूति। ठीक है, रय विजयभूति। ठीक है, इसमें बैल आदि के भी चित्र शामिल हैं, इसमें बैल आदि के भी चित्र शामिल है। चतुर्थ प्रकार की यदि मुद्रा की हम बात करें तो शिव रक्षित का सिक्का एवं गोमित्र के छोटे आकार के सिक्कों को इसमें शामिल किया गया है। जो शिव, एक राजा हैं शिव रक्षित, इनका सिक्का, और दूसरा गोमित्र के जो छोटे आकार के सिक्के हैं, इनको शामिल किया गया है चतुर्थ प्रकार की मुद्रा में। तो ये 4 प्रकार की मुद्राएं हमें मिलती हैं, और ये सभी की सभी क्या हैं? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं को 2 आकारों में, जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है वो 2 आकार में मिली है तथा इन्हें 4 प्रकारों में बांटा गया है। ये चारों प्रकार हमने देख लिए हैं बच्चों। ठीक है, अब ये विशेष नोट देख लेते हैं क्या है। इन सभी प्रकार के सिक्कों में कुबड़ युक्त बैल, बोधि वृक्ष, पर्वत से निकलती नदी, नंदी के पैर, मानव आदि का वर्णन भी है। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, चाहे कोई सा भी प्रकार हो, प्रथम प्रकार हो, द्वितीय प्रकार हो, चतुर्थ हो या तृतीय हो, सब में कुबड़ युक्त बैल, बोधि वृक्ष, पर्वत से निकली नदी, नंदी के पैर, मानव आदि का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अच्छा जी, हमने अमोघभूति प्रकार की मुद्रा देख ली, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा देख ली। अब हम देखते हैं चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, इन सिक्कों में उत्तीर्ण है, क्या उत्तीर्ण है? जो छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है, इनमें लिखा हुआ है भगवत चतेश्वर महात्मना। और चतेश्वर बच्चों शिव को कहा जाता है। ठीक है, शिव को कहा जाता है, भगवत चतेश्वर महात्मना। और इनकी लिपि हमें ब्राह्मी देखने को मिलती है, धातु तांबे की बनी हुई है, और चित्र है शिव और वृक्ष का। और ये शिव, क्योंकि इसमें आया है शिव उल्लेखित है, इसमें शिव की जो आकृति है, जो चित्र है, वो चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में देखने को मिलता है। और शिव के नीचे ही लिखा हुआ है भगवत चतेश्वर महात्मना, और इसीलिए इन सिक्कों का नाम दिया है, इन मुद्राओं का नाम दिया है छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार। ठीक है, अब हम मुद्राओं से निकलते हुए कुणिंदों का धर्म जान लेते हैं। तो कुणिंद शैव धर्म से संबंधित है, यानी ये शिव के रूप को मानते थे, और शिव के कौन से रूप को? छत्रेश्वर या चत्रेश्वर रूप को मानते थे, इसी रूप की ये उपासना करते थे। आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी थी, सुदृढ़ थी। और सुदृढ़ हमें कैसे पता चलती है कि इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी? क्योंकि इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्कों से यह जानकारी मिलती है। अब देखो, चांदी का सिक्का वैसे ही नहीं चला सकता कोई, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, मजबूत अर्थव्यवस्था होगी, तभी जाके चांदी के सिक्के कोई चला सकता है। तो चांदी के सिक्कों से यह जानकारी मिलती है कि इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। ठीक है, अब हम दूसरा राजवंश देख लेते हैं, पर्वताकार का पौरव राजवंश। ठीक है, पर्वताकार का पौरव राजवंश। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बने हैं, कई बार बने हैं, और यूकेपीएससी, यूकेट्रिपलएससी दोनों ही आयोगों ने बनाए हैं। इस राजवंश के 2 अभिलेख मिले हैं, और कहाँ से मिले हैं दोनों अभिलेख? तो तालेश्वर, अल्मोड़ा से मिले हैं। देख लेते हैं कौन कौन से अभिलेख है। द्विजवर्मन का मिश्र धातु में लेख और विष्णुवर्मन का ताम्र लेख, ये दोनों के दोनों जो लेख हैं ये कहाँ से मिले हैं? तालेश्वर, अल्मोड़ा से मिले हैं। कौन से राजवंश से संबंधित हैं? तो पौरव राजवंश से ये संबंधित है। दोनों अभिलेखों की भाषा कैसी है? तो संस्कृत भाषा है, और लिपि कौन सी है? कुटिला लिपि है, याद रखना, कुटिला लिपि है। ठीक है, इन ताम्रपत्रों में कुछ शासकों के नाम उल्लेखित है। कौन कौन से शासकों के नाम उल्लेखित हैं? ये जो 2 ताम्रपत्र बने मिले हैं ना भैया, द्विजवर्मन का मिश्र धातु में लेख और विष्णुवर्मन का ताम्र लेख, इनमें कुछ शासकों के नाम उल्लेखित है, जैसे विष्णुवर्मन,
वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय, इन राजाओं के नाम उल्लेखित है। द्युतिवर्मन को ताम्रपत्रों में क्या कहा गया है? द्युतिवर्मन को कहा गया है परम भट्टारक महाराजाधिराज एवं महाराजाधिराज। ठीक है, ये दो उपाधि हैं। पहली उपाधि है परम भट्टारक महाराजाधिराज और दूसरी है महाराजाधिराज। ठीक है, तो द्युतिवर्मन को ताम्रपत्रों में महाराजाधिराज अथवा परम भट्टारक महाराजाधिराज कहा गया है। पौरव राजवंश की मुद्राओं में क्या अंकित है? तो हालांकि हमने पढ़ लिया, दोबारा लिखा गया शायद, संस्कृत भाषा है और कुटिला लिपि है। ठीक है, अच्छा जी, हर्षवर्धन जो थे, प्राचीन भारत के इतिहास में हमें हर्षवर्धन देखने को मिलते हैं। तो हर्षवर्धन के अभिलेख मधुवन और बांसखेड़ा से भी पौरव राजवंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, अभिलेखों में कुछ पदाधिकारी भी हैं। अभिलेख जो इनके अभिलेख मिले हैं पौरव राजवंश के, उनमें कुछ पदाधिकारियों के पद दिए हुए हैं। जैसे विदेश मंत्री को पौरव राजवंश में संधि विग्रहिक कहा जाता था। ठीक है, महाअंगरक्षक प्रतिहार को कहा जाता था। सेनापति को जमनपति पौरव राजवंश में कहा जाता था। प्रशासनिक इकाइयों के मुखिया को विषयपति कहा जाता था। ठीक है, न्याय विभाग के प्रमुख को दंडवाशिक कहा जाता था। दूत को दूतक कहा जाता था। गुप्तचर को कटुक कहा जाता था। ठीक है, और कर अधिकारी को भौगिक कहा जाता था। ठीक है जी, तो ये जो पदाधिकारी हैं, इनमें से देखिए विदेश मंत्री महत्वपूर्ण है। ठीक है, सेनापति महत्वपूर्ण है, ये विषयपति महत्वपूर्ण है, न्याय विभाग का प्रमुख महत्वपूर्ण है, गुप्तचर महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, और ये भी कर अधिकारी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जो लिस्ट है बच्चों, यदि आप पुस्तक में देखोगे तो ये कम से कम 16 से 17 हैं। ये मैंने आपको महत्वपूर्ण यहाँ लिखे हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, अब इनकी राजस्व व्यवस्था देख लेते हैं। भू राजस्व उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। किनसे? तो ये लिया जाता था आम जनता से, पौरव राजवंश के द्वारा, पौरव राजाओं के द्वारा ये लिया जाता था। 1/6 का मतलब क्या होता है? जितनी कुल उपज हुई है उसका 1/6, यानी किसी के घर में यदि 12 किलो गेहूँ हुए हैं तो इसे 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या? 2 आ जाएगा। तो 2 kg आपको सरकार को देना पड़ेगा, ये टैक्स था। ठीक है, भूमापन की जो इकाइयाँ थी वो 3 प्रकार की इकाइयाँ थी, और इनकी जो भूमापन की इकाइयाँ थी वो गुप्त काल से प्रभावित थी, गुप्तकालीन समय से प्रभावित थी। भूमापन की इकाइयाँ 3 प्रकार की थी। एक थी द्रोणवाप, एक थी कुलयवाप और एक थी खारीवाप। एक द्रोणवाप 32 सेर के बराबर होता था बच्चों, और 32 सेर 16 नाली के बराबर होता था। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 2017, 18, 19 और 20 तक ये जो भूमापन की इकाइयाँ होती हैं ना, नाली हो गया, सेर हो गया, द्रोणवाप हो गया, इन्होंने बड़ी तबाही मचाई है। ये 1-2 प्रश्न जरूर आता था और अब भी आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो एक द्रोणवाप में 32 सेर होता था, 32 सेर 16 नाली के बराबर होता था। एक जो कुलयवाप होता था वो 8 द्रोण के बराबर होता था, और 8 द्रोण 256 सेर के बराबर होते थे। ठीक है, आप इन्हें कैलकुलेशन कर लेना, इतना ही मिलेगा। ठीक है, एक खारीवाप 20 द्रोण के बराबर होता था, और 20 द्रोण 240 सेर के बराबर होता था। ठीक है जी, देखिए एक द्रोण 32 सेर के बराबर है, तो 20 कितने के बराबर होंगे? तो 20 × 32 अगर हम करेंगे तो 32 × 2 कितना होता है? 64, और ये 0, 240 हो जाएगा। ठीक है, ओके। सिंचित क्षेत्र को पौरव राजवंश में केदार कहा जाता था, और असिंचित क्षेत्र को पौरव राजवंश में सारी कहा जाता था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, माइंड से स्लिप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश। और कार्तिकेयपुर राजवंश का जो समय रहा है वो लगभग 700 ईस्वी से 1100 ईस्वी के मध्य रहा है। ठीक है, ओके बच्चों। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश इसे माना जाता है। ठीक है, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश इसे माना जाता है। इसका अध्ययन 3 परिवारों के रूप में किया जाता है। प्रथम परिवार अगर हम देखें तो वसंत देव,
या फिर मसंत देव, कहीं कहीं वसंत देव, कहीं कहीं मसंत देव, इसी व्यक्ति का नाम हमें देखने को मिलता है। तो इस राजवंश का परिवार था। द्वितीय जो परिवार था वो निम्बरदेव का परिवार था, निम्बरदेव राजवंश का। और तृतीय जो परिवार था वो सलोणा द्वितीय राजवंश का एक परिवार था। ठीक है, 1 मिनट में देख लेता हूँ कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है। नहीं जी, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, माइक अच्छे से चल रहा है, रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है। ओके, तो बच्चों कार्तिकपुर राजवंश में 3 परिवार हमें देखने को मिलते हैं। प्रथम परिवार बसंत देव या मसंत देव, द्वितीय परिवार निम्बरदेव राजवंश का था और तृतीय परिवार सलोणादित्य राजवंश का था। तो सबसे पहले हम परिवार बाद में देखेंगे, कार्तिकपुर राजवंश से संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, कार्तिकपुर राजवंश का मूल स्थान क्या था, मतलब उत्तराखंड में आने से पहले ये कहाँ रहते थे? तो अयोध्या यूपी में रहते थे। और ये ऐसी मान्यता किसकी है? तो एक तो लक्ष्मीदत्त जोशी जी के अनुसार और एक बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कार्तिकपुर राजवंश का जो मूल स्थान था वो अयोध्या यूपी था। इष्ट देवता इनके कार्तिकेय स्वामी थे। कार्तिकेय में ही भगवान शिव के पुत्र, भगवान शिव के पुत्र गणेश जी भी हैं और उनके बड़े भाई हैं कार्तिकेय। तो ये कार्तिकेय स्वामी ही इनके इष्ट देवता थे। अच्छा जी, कार्तिकपुर राजवंश के संस्थापक कौन है? तो बसंत देव हैं। ठीक है, बसंत देव। फिर बसंत देव के ही आगे फिर शाखाएं निकलेंगे, जो इनकी पीढ़ी आगे होगी, जो इनके पुत्र पौत्र और पौत्रों के भी पौत्र होंगे, फिर उनसे ही अलग अलग परिवार बनेंगे। ठीक है, प्रमाण हमें इनका कहाँ देखने को मिलता है? तो बागेश्वर, पांडुकेश्वर, बैजनाथ और कंडारा अभिलेख से हमें इनका क्या देखने को मिलता है? प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक है, राजभाषा इस राजवंश की क्या थी? संस्कृत थी। लोक भाषा क्या थी? प्राकृत थी। लोक भाषा का मतलब जो आम व्यक्ति इनके शासनकाल में भाषा बोलता था वो प्राकृत थी, लेकिन जो कागजी कार्रवाई होती थी यानी राजभाषा थी वो संस्कृत थी। उपाधि क्या दी गई इस राजवंश को? तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि इन्हें कहा जाता था, इन राजाओं को। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रथम शाखा पर आते हैं। प्रथम शाखा के जो संस्थापक थे वो बसंत देव थे, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया गया बसंत देव। संस्थापक कौन थे? मसंत देव या बसंत देव। हालांकि बसंत देव होगा क्योंकि नाम बसंत देव तो सुनने में भी आता है। मसंत देव, अब कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा है कि मसंत देव के अलावा मसंत देव भी हो सकता है। उन्हें कुछ अभिलेख ऐसे दिखाई दिए होंगे जहां मसंत देव उन्हें दिखाई दिया होगा, लेकिन कई बार अभिलेख में क्या होता है, समय के साथ साथ त्रुटियां आने लगती हैं। ठीक है जी, तो ब का म बन गया होगा या मसंत देव ही होगा, ऐसा भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो बसंत देव या मसंत देव इस प्रथम शाखा के क्या थे? संस्थापक थे। और ये पूरे कार्तिकेयपुर राजवंश के भी संस्थापक यही थे, बसंत देव। ठीक है। अच्छा जी, प्रथम शाखा की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बागेश्वर शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। ये जो बसंत देव थे इनकी उपाधि क्या थी? तो महाराजाधिराज इनकी उपाधि थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था सज्जे नारा। ठीक है, बसंत देव की पत्नी का नाम था सज्जे नारा। ठीक है, सज्जे नारा। ओके, बसंत देव ने क्या निर्माण किया है? कोई निर्माण किया है इन्होंने? हाँ जी, जोशी मठ का नरसिंह मंदिर का निर्माण बसंत देव ने ही कराया था। बागेश्वर के मंदिर का भी निर्माण बसंत देव ने ही कराया था। और कन्नौज के शासक यशोवर्मन के ये सामंत थे। कौन? बसंत देव। सामंत जो अंडर में रहकर कार्य करता है, ऐसे राज्य होते थे जो किसी एक बड़े राज्य के अंडर में होकर कार्य करते थे। कन्नौज के शासक जो यशोवर्मन थे उनके सामंत थे कौन? बसंत देव। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनके बाद फिर आते हैं खरपर देव। लेकिन खरपर देव जो थे ये बसंत देव की तीसरी पीढ़ी में पैदा हुआ था। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में। और उपाधि थी खरपर देव की परम भट्टारक महाराजाधिराज। ठीक है। अच्छा, इसे भी देख लेते हैं विशेष नोट्स को क्या लिखा हुआ है। ललितादित्य के आक्रमण के समय कार्तिकपुर क्षेत्र में बसंत देव राजवंश का शासन था। ये कल्हण की राजतरंगणी के अनुसार बात लिखी हुई है यहाँ। यानी जब ललितादित्य ने गढ़वाल और कुमाऊं की साइड आक्रमण किया था उस समय गढ़वाल और कुमाऊं में कार्तिकपुर क्षेत्र में बसंत देव राजवंश का शासन था। ये कल्हण की राजतरंगणी में भी लिखा हुआ है। ठीक है। उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज थी किसकी? खरपर देव की।
खरपर देव का जो पुत्र था वह था कल्याण राज। कल्याण राज को अधिध्वज भी कहा जाता था और इनकी पत्नी का नाम था लद्दा देवी, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस मैंने लिख दिया होगा वैसे ही, ठीक है, रिसर्च करते हुए मैंने लिख दिया होगा। कल्याण राज की पत्नी का नाम क्या था? लद्दा देवी, और अधिध्वज इन्हें कहा जाता था, ठीक है। त्रिभुवन राज, त्रिभुवन राज की जो उपाधि थी वो महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक थी, और इन्होंने बागेश्वर मंदिर के लिए भूमिदान की थी। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना कि इन्होंने क्या किया था, किस मंदिर का निर्माण किया था, या किस मंदिर के लिए भूमिदान दी थी, इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, तो इन पर विशेष फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है। किरातों तथा शोका जातियों के साथ इन्होंने संधि की थी। किरातों तथा शोका जातियों के साथ त्रिभुवन राज ने संधि की थी, ठीक है। पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा आक्रमण किया गया था, और आक्रमण के बाद निम्बर नामक सामंत के द्वारा स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की गई थी। देखिए जब त्रिभुवन राज के बाद इनके पुत्र या पुत्रों का शासन चलता है, इसके बाद पाल वंश के शासक धर्मपाल ने क्या किया था? गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। आक्रमण के बाद एक निम्बर नामक सामंत थे, ठीक है, ये भी राजा ही थे, इनके बाद राजा बने थे ये निम्बर, और इनके बाद इन्होंने स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कर दी थी। जितने हम राजा पढ़ रहे थे ये दूसरे राजाओं के सामंत हुए हैं, ठीक है, सामंत हुए हैं, दूसरे राजाओं के अंडर में कार्य करते थे। लेकिन निम्बर देव ने क्या किया? निम्बर देव ने कह दिया कि भाई मैं तो स्वतंत्र हूँ, ठीक है, मैं स्वतंत्र रहूँगा, तो इसलिए अब क्या होगी? द्वितीय शाखा की यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। जो निम्बर थे उन्होंने कुछ अलग कर दिया, तो अब इनकी शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। चलो एक और फैक्ट देख लेते हैं। धर्मपाल के आक्रमण की जानकारी नालंदा अभिलेख से मिलती है। नालंदा अभिलेख में लिखा हुआ है कि भाई पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्र जो है, और कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों पर और गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों पर धर्मपाल ने आक्रमण किया था, और इसके आक्रमण के साथ ही फिर निम्बर देव ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। क्योंकि बच्चों देखो, हिमालय में ऊपर जो अपने पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर किसी राजा के द्वारा आक्रमण करना असफल ही होना है, तो इसी चीज़ को, असफलता को देखते हुए ही जो निम्बर था इसने अपने आप को क्या कर दिया होगा? स्वतंत्र घोषित कर दिया होगा। तो द्वितीय शाखा हम देख लेते हैं। द्वितीय शाखा के संस्थापक कौन थे? तो निम्बर राज, ठीक है, निम्बर राज थे। जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र तथा बागेश्वर शिलालेख से ये जानकारी द्वितीय शाखा के निम्बर राज वंश की हमें शाखा वो क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। संस्थापक कौन थे? तो निम्बर थे, किसके? द्वितीय शाखा के, और ये शैव मतावलंबी थे, यानी शिव को मानने वाले थे। निम्बर के बाद इनका पुत्र इष्टगण क्या बनता है? राजा बनता है, ठीक है, और इष्टगण की पत्नी का नाम क्या था? नासु देवी था, ठीक है, नासु देवी। आइए इष्टगण देव के बारे में पढ़ते हैं। और इष्टगण देव जो है ना बच्चों, ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ये कार्तिकपुर राजवंश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राजा है इष्टगण देव। संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रथम प्रयास इष्टगण देव ने ही किया था। तराई बाबर क्षेत्र में भी शत्रु को इसने हरा दिया था, ठीक है, यानी मैदान में भी इसने शत्रुओं को हरा दिया था। ललित सुरदेव पांडुकेश्वर से ताम्रलेख प्राप्त हुए हैं, और ललित सुरदेव ये इष्टगण देव के बाद में आए हैं। ललित सुरदेव का जो हमें उल्लेख देखने को मिलता है वो पांडुकेश्वर से ताम्रलेख प्राप्त जो हुआ है उससे हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। वराह अवतार के रूप में ये उल्लेखित हैं। इन्होंने अपने आप को ताम्रलेख में लिखवाया है कि मैं वराह अवतार हूँ। विष्णु के अवतार थे वराह अवतार, और उस अवतार के भी ये अवतार अपने आप को घोषित करते हैं, ठीक है जी। फिर आते हैं भूदेव। भूदेव की जो राजधानी थी वो एक नहीं थी, कार्तिकेयपुर राजधानी तो उनकी है ही थी, एक गरुड़ घाटी भी उनकी राजधानी थी, ठीक है। बागेश्वर में शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था किसने? भूदेव ने, ठीक है। अब फिर आ जाती है बच्चों तृतीय शाखा, और तृतीय शाखा के जो संस्थापक होते हैं वो सलोणा द्वितीय होते हैं, सलोणा द्वितीय, ठीक है। सलोणा द्वितीय राजवंश अब हम पढ़ेंगे। उल्लेख कहाँ मिलता है तृतीय शाखा के सलोणा द्वितीय राजवंश का? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से ही मिलता है, ठीक है जी। और कहाँ से मिलता है? देसठ देव के बालेश्वर ताम्रपत्र से मिलता है, ठीक है जी।
अब हम पढ़ते हैं सलोणादित्य के बारे में। अभिलेखों में इसे भुवनादित्य की भांति सौभुजा से राज प्राप्त करने वाला शासक कहा गया है। देखिए तृतीय शाखा का संस्थापक है कौन? सलोणादित्य। और इस तृतीय शाखा या फिर कह लीजिए सलोणादित्य राजवंश का जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है वो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र और देसठ देव के बालेश्वर ताम्रपत्र से देखने को मिलता है। संस्थापक कौन है? सलोणादित्य हैं। ठीक है, सलोणादित्य अभिलेखों में क्या कहा गया है? इसे भुवनादित्य की भांति सौभुजा से राज प्राप्त करने वाला शासक। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं इच्छट देव। ऐसा इन्होंने कोई काम नहीं किया जो मैं यहाँ लिखता, ठीक है, इसलिए छोड़ देते हैं। देसठ देव, देसठ देव को क्या कहा गया है? दीन दुखियों का रक्षक, स्वर्ण दानदाता, यानी ये सोने का दान करता था। बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र के अनुसार शत्रुओं के प्रयास को विफल बनाने वाला देसठ देव था। और देसठ देव के उत्तराधिकारी थे पद्म देव। ठीक है, पद्म देव। आइए पद्म देव के बारे में पढ़ते हैं। सुभिक्ष राज के ताम्रपत्र में इसे परम माहेश्वर, ब्राह्मण भक्त, सूर्य के समान प्रकाशवान, कर्ण, दधीचि एवं चंद्रगुप्त से अधिक दानदाता बताया गया है। इतनी प्रशंसा कर दी किसने? सुभिक्ष राज ने। तो सुभिक्ष राज के ताम्रपत्र में पद्म देव को क्या कहा गया है? परम माहेश्वर, ब्राह्मण भक्त, सूर्य के समान प्रकाशवान, कर्ण, दधीचि एवं चंद्रगुप्त से अधिक दानदाता। इसने बद्रीनाथ जो मंदिर है उसको भूमि दान की थी, ये भी आप नोट कीजिएगा। सुभिक्ष राज, देखिए पद्म देव पहले हुए हैं, सुभिक्ष राज बाद में हुए हैं। सुभिक्ष राज ने ताम्रपत्र में इसे सूर्य के समान प्रकाशवान, कर्ण, परम माहेश्वर, ब्राह्मण भक्त, दधीचि, चंद्रगुप्त से अधिक दानदाता बताया है। ठीक है, तो सुभिक्ष राज कौन थे? कार्तिकपुर राजधानी का अंतिम शासक सुभिक्ष राज था और ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये बात। ठीक है, यशवंत कठोज ने बैजनाथ के कत्यूरी राजवंश को कार्तिकपुर राजवंश की चौथी शाखा माना है। बिल्कुल सही है। कत्यूरी जो राजवंश है ये, अब कत्यूरी राजवंश आरंभ होगा बच्चों, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये कार्तिकपुर राजवंश की ही चौथी शाखा थी। अब चौथी शाखा कुछ बुद्धिजीवी नहीं मानते, लेकिन हाँ ये इन्हीं से संबंधित थे, इन्हीं राजाओं के ये वंशज थे जो कत्यूरी राजवंश के शासक थे। ठीक है, चलो इसे देख लेते हैं। जागरो एवं पवाड़ों के अनुसार कार्तिकपुर साम्राज्य के अंतिम शासक सुभिक्ष राज के पुत्र नरसिंह के द्वारा राजधानी कार्तिकपुर से बैजनाथ यानी कत्यूर घाटी स्थानांतरित की गई थी। वीडियो 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है इसी फैक्ट से, और मैं चौथे वीडियो में इस फैक्ट को दिखाऊंगा, उस प्रश्न को दिखाऊंगा बाकायदा जो वीडियो 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बाकी आप मेहनत करते रहिए, और किसी को ये नोट्स चाहिए तो मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकता है। 9027808394 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिए तो मैं आपको नोट्स अवश्य प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हिंद।